नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वें सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम में समापन समारोह में हिस्सा लिया है। यहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में पीएम मोदी ने पुरस्कार वितरित किए हैं। साथ ही साथ देश के आईएएस अफसरों को भी मंत्र दिया गया। आपको ये बताते चलें कि इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में कई सरकारी विभागों में कार्यरत सभी अधिकारियों के कार्यों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था। और ये भी पहले के सिस्टम की। और इसी क्रम में सिविल सर्विस डे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंच से जनता और अधिकारियों को संबोधित किया है। दरअसल आज प्रशासन अकेडमी भोपाल में आयोजित किए गए सिविल सेवा दिवस समारोह 2023 का शुभारंभ कर सहभागिता की गई और कहा गया कि सिविल सर्विस डे का अर्थ है कि हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं, हम लोग सेवक हैं और हमारा मूल काम ही देश और समाज की सेवा करना है। इस बीच सीएम शिवराज ने कहा कि पीने के पानी के लिए जो गांव छूट गए हैं, मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि उन सभी गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा और लाल माटी क्षेत्र में सिंचाई से वंचित सभी क्षेत्रों का पुनः सर्वे कराकर सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। हम ध्यान केंद्रित करें जन कल्याण, अगर उसी के लिए हम सब लोग हैं। हमने कई टारगेट तय किए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के, उनको पूरा करने की दिशा में हम लोग तेजी से कदम उठा रहे हैं। पूरी निष्ठा से जुट के उनको हम पूरा करें। इस बार जिलेवार में मुझे लगता है हम लोगों ने कोशिश की है अलग अलग जिले के विकास का स्वरूप तय करने की, क्योंकि केवल यहां से सोचने से काम नहीं चलेगा। जमीन से कैसे सोचें हम, गांव कैसा हो, ब्लॉक कैसा हो, जिला कैसा हो। समस्या सब जगह एक जैसी नहीं है, वहां की जरूरत क्या है, वहां समाधान कैसा हो। कई तरह के लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए। लेकिन अंत में केवल मैं एक बात और कह के, जो मैंने प्रारंभ में कही थी, कि ये जो चीज आती है कई बार के छोटे छोटे कामों की, वो जनता के लिए बड़े काम होते हैं। हम सब मिलकर इसको ऐसा डिजाइन करें कि एक भी हो सकने वाला काम। सुशासन का मतलब हर पात्र व्यक्ति को निश्चित समय पर बिना लिए दिए सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। पीने के पानी के लिए कुछ गांव छूट गए हैं। मैं अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं, उन सब गांव में जल जीवन मिशन का पानी आएगा और लाल माटी क्षेत्र में जो सिंचाई से वंचित रह गया है, गरीबों का क्षेत्र, उस क्षेत्र में फिर से सर्वे करवा के और वो सारे गांव, भौमा, पिंडरी, जोराबारी सहित नाम नहीं ले रहा मैं, सभी गांवों में सर्वे करके तकनीकी दृष्टि से साध्य हुआ तो सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी। हमारे विधायक जी ने अनेकों मांगे की है, उन सब मांगों को। बुलंदशहर में ईद के आगामी त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से सतर्कता देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जा रही है।
जुमे की अलविदा नमाज को लेकर आज डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने भी भारी पुलिस बल के साथ बुलंदशहर के अपर कोट इलाके में सभी मस्जिदों के बाहर गश्त करते हुए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ये आज जुमा अलविदा की नमाज है और कल ईद का त्यौहार मनाया जाना है। इसको लेकर के विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त किया जा रहा है और त्यौहार सकुशल संपन्न हो ये सुनिश्चित कराने के लिए मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है और सभी लोग निरंतर भ्रमणशील हैं और संवाद स्थापित किए हुए हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि ये जो आगामी त्यौहार है ये हम लोग सकुशल संपन्न करवाएंगे। के साथ साथ और भी जगह गश्त की गई है। सभी स्थानों पर गश्त किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जहां कहीं भी भीड़ भाड़ या। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां दिवंगत राहुल प्रकाश कौल के निधन के बाद 96 सुरक्षित में आपको बता दें कि सास बहू की जोड़ी ने नामांकन किया था और इस दौरान आपको बता दें कि अपना दल एस के प्रत्याशी के रूप में राहुल की पत्नी रिंकी ने भी नामांकन किया था, लेकिन इस दौरान उनके साथ भाजपा अपना दल एस के और निषाद पार्टी के नेता खड़े रहे। कुछ ही देर बाद रिंकी की सास और पकौड़ी कौल की पत्नी पन्ना देवी ने भी नामांकन किया और चुनावी समर में सास बहू के आमने सामने आने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पर ताजा जानकारी के अनुसार पन्ना देवी का पर्चा खारिज कर दिया गया है। पार्टी का अधिकृत पत्र नामांकन में नहीं देने से ये पर्चा खारिज किया गया है, जबकि राहुल की पत्नी रिंकी कौल ने अपना दल एच से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन और रिंकी कौल का पर्चा वैध माना गया है। अब बिजनौर जिले में अलविदा जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में मस्जिदों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही डीएम और एसपी ने भी खुद जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। शहर के कई हिस्सों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। दरअसल आज अलविदा जुम्मे की नमाज और कल ईद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। धार्मिक स्थलों के पास पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन से भी निगरानी की गई है। शुक्रवार की सुबह से ही अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था और ऐसे में शहर की सभी मस्जिदों पर पुलिस और पीएससी बल तैनात रहा। और देश भर की हजारों मस्जिदों में आज अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, रामपुर समेत सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। लखनऊ में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया और इसी के बीच मस्जिदों में अलविदा की नमाज की गई है। साथ ही आपको ये बता दें कि नमाज के चलते मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी और नमाज के बाद मुल्क में शांति, सौहार्द, तरक्की और भाईचारा रखने की दुआएं भी मांगी गई हैं। ऐशबाग ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने और आसिफी मस्जिद में मौलाना कल्बे जवाब और टीले वाली मस्जिद में मौलाना फजले मनान की ओर से नमाज अदा कराई गई। और पुलिस ने राजेश गर्ग हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है और पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि राजेश गर्ग की पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर शव को जंगल में फेंका था ताकि युवक की पहचान ना हो सके और खुद ही पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट इस पत्नी ने लिखवाई। फिलहाल पुलिस ने मामले को उजागर करते हुए आला कत्ल भी बरामद किया है और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में वीर जो आतंकवादी घटना हुई है उस हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद हुए फौजी जवानों में आपको बताते चलें कि शहीद फौजी जवान सेवक सिंह का नाम भी है, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शहीद 20 दिन पहले ही छुट्टी से वापस आया था और इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं हर किसी शख्स के चेहरे पर उदासी और मायूसी साफ दिख रही है, वो दर्द साफ दिख रहा है। और आपको बता दें कि पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें अचानक से गाड़ी जलकर राख हुई और उसके बाद 5 जवान शहीद हो गए। की गलबात हुई?
कहता सी क्या सी मम्मी खाना लेके आउंदे चले जाने छुट्टी भी कट के गया ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ घट के गया जी हुण ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਲ ਜੋ ਇੱਕ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਨਫ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਘਾ ਕਨੀਓ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕਨੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਫੌਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ नौकरी बारे असी सारा नगर। और इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल हाईवे पर हुए आतंकी हमले में लुधियाना जिले के शहर का एक जवान भी शहीद हुआ है। यहाँ आपको बताते चलें कि चनकोइया कला का रहने वाला मनदीप सिंह शहीद हो गया है और मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी और एक बेटा और बेटी है। सैन्य अधिकारियों ने मनदीप के शहीद होने की सूचना परिवार को दी और शाम तक शव जो है वो घर लाया जाएगा। अंतिम संस्कार शनिवार की सुबह 11 बजे गांव में ही किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मनदीप सिंह की माता बलविंदर कौर ने बताया कि कल ही उनकी बेटे से उनकी फोन पर बात हुई थी। बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था। आगे उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। सरकार से ये भी मांग की गई कि ऐसे हमलों को रोकना चाहिए और बैठकर बातचीत से मसले का हल किया जाए। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਜਰ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 49 ਆਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂਡ ਔਰ ਰਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਜੈਂਡਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਜਰ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 49 ਆਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂਡ ਔਰ ਰਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਜੈਂਡਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਡਲਹੌਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ 49 ਆਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਰ। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक समाज को बांटने का ही काम किया है। बांटते बांटते वो खुद भी इतना बढ़ गए हैं कि उनके पास अब कुछ रहा नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस को हटे 60 साल हो गए हैं और जो कि पांव उखड़े हैं तो उखड़े ही रहेंगे।
केरल में लगभग 8.5 साल से सरकार से बाहर हैं और ना ही वो तेलंगाना में रहे और ना ही आंध्र प्रदेश में रहे। दक्षिण में करता हूं तो हम सबको ध्यान में आता है कि उन्होंने जब से आजादी से लेकर के आज दिन तक समाज को बांटने का ही काम किया है। कभी नॉर्थ साउथ में बांटा, उत्तर दक्षिण में बांटा, कभी भाषा पर बांटा, कभी इलाके पर बांटा, कभी गांव को गांव से बांटा, कभी धर्म के नाम पर बांटा, कभी पूजा पद्धति के नाम पर बांटा और कभी इलाके को बांटा। बांटते बांटते वह खुद भी इतने बट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आप बताइए तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष हो गए, जो पांव उखड़े सो उखड़े सो उखड़े सो उखड़ ही गए। केरला में आप छोटे होते चले गए और आज लगभग 8.5 साल से सरकार से बाहर। आपने तेलंगाना और आंध्र बनाया, न तेलंगाना में रहे न आंध्र में रहे, तो आप बांटते बांटते खुद बट गए। और उज्जैन के रुख करेंगे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। उन्होंने इस बीच कहा है कि उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन किए और व्यवस्था पहले निःशुल्क थी, लेकिन अब दर्शन करने के लिए हर दर्शन का शुल्क लागू कर दिया गया है। उज्जैन में मास्टर प्लान के पता नहीं है और कहा गया कि क्योंकि कुंभ भूमि पर कॉलोनियां कट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणा करते हैं। वहीं सेना की गाड़ी पर हुए हमले के बारे में बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, आतंकवादी हमले और ज्यादा बढ़ चुके हैं। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है और आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में जिन कारतूसों का इस्तेमाल किया गया था उन पर भी चाइना की मार्किंग है। बताया जा रहा है कि चीन की ओर से भी किसी के माध्यम से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। पहले पूरी मंदिर के दर्शन की व्यवस्था निःशुल्क थी। गर्भगृह 750 रुपए, सामान्य 250 रुपए और भस्मारती 200 रुपए लगने चालू हो गए। शिवराज जी की घोषणाओं की तो सूची लंबी होती जा रही है। लगभग 2100 घोषणाएं हैं उनकी जो अमल नहीं कर पाए। उसकी सूची भी हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यही नहीं है, मास्टर प्लान उज्जैन का घोषित नहीं हो रहा है। जो हमारा कुंभ मेला होता है, उस कुंभ मेले के प्रांगण की जमीनों में कॉलोनी काटी जा रही है, कट गई है। अब कॉलोनी किसकी कटी है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे लिए कोई खोज का विषय नहीं है, आप सब अवगत हैं। और आप नाम चाहते हैं तो डिटेल भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तरीके से शाम था, वहां भी अब ये आतंकवादी घटना हुई है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो उसके कार्ट्रिजेस मिले हैं, कारतूस मिले हैं, उनमें चाइना की मार्किंग है। अब ये एक नई बात सामने आई है कि चीन की तरफ से भी किस प्रकार से, किन के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को भारत में प्रश्रय दिया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 133 हमले हुए, 177 जवान शहीद हुए, 1033 हमले हुए और
177 जवान शहीद हुए। और इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा और प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के संरक्षण में चिकित्सा के क्षेत्र में अरबों रुपए का आयुष्मान भारत योजना में घोटाले का आरोप लगा दिया गया है। दोनों नेताओं ने बताया कि आयुष्मान पोर्टल के अनुसार प्रदेश में 627 आयुष्मान निजी अस्पतालों में से अनियमितता के कारण 422 आयुष्मान अस्पतालों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश शासन के मध्य प्रदेश विधानसभा में अनियमितता करने वाले मात्र 154 अस्पताल की सूची दी गई है। अब उन्होंने सवाल उठाया कि अनियमितता करने वाले अस्पतालों और अनियमितता को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और नेताओं पर मध्य प्रदेश शासन ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। राजनेताओं और नौकरशाहों ने कोरोना में भी कितनी मलाई खाई है, हमारे पास वो प्रमाण भी है। इंतजार कीजिए कमलनाथ जी की सरकार आने। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अजय गोयनका जी को कि एक बड़ा फंड कोरोना में सरकार ने उनको दिया था और अजय गोयनका जी इसी प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में अपनी सेवाओं के उपलक्ष्य में कमलनाथ जी के हाथों सम्मानित हुए थे और उन्होंने कॉरिडोर में मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा था कि विजनरी लीडर सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी, और जो कोरोना में कमलनाथ जी ने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। और ऑफ रिकॉर्ड में कह रहा हूं आपसे, इन्हें आप लोगों के लिए ऑन रिकॉर्ड है, मगर वो विषयांतर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसको, कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन से कई मरीजों की अस्पतालों की सीढ़ियों तक में डेथ हुई थी। आप साक्षी हैं इसमें, कई हमारे पत्रकार साथियों को भी जान गंवानी पड़ी थी। जब ऑक्सीजन की कमी थी, ये मैं ऑन रिकॉर्ड, इसको आप ऐड करिएगा, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो ऑक्सीजन निर्माण करने वाली कंपनियां हैं उनसे फोन पर बात की। चूंकि कमलनाथ जी का एक बहुत बड़ा दायरा है, दिल्ली में कहीं ना कहीं इन सारे कंपनी के मालिकों से कमलनाथ जी के संबंध रहे। कमलनाथ जी ने सरकार की ओर से उन्हें प्लांट डालने में मदद की थी या व्यक्तिगत संबंध भी है। सारे प्लांट के मालिकों ने कमलनाथ जी से कहा कि आप सरकार की ओर से एक रिक्वेजिशन भिजवा दीजिए, हम पूरी ऑक्सीजन सप्लाई करने को तैयार हैं। माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री जी को फोन करके कहा कि मेरी सारे प्लांट के मालिकों से बात हो गई है, आप एक रिक्वेजिशन सरकार की ओर से भेज दें, ऑक्सीजन मुहैया हो जाएगी। और लखीमपुर खीरी के थाना दोहरा से खबर है, जहां आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर एक बोलेरो गाड़ी सड़क से रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी है। इस गाड़ी में बैठे 11 लोग घायल हुए हैं और नमथानल में सभी घायलों को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बोलेरो सवार लोग बहराइच से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। और गढ़मुक्तेश्वर के गांव चितौड़ा के जंगल में किसान के खेत के पास विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। किसानों में दहशत का माहौल है, तो जबकि ग्रामीणों ने वन विभाग को इस मामले की सूचना दी है और अब 15 फीट लंबे इस अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो हम आपको भी दिखा दें, जो आप देख सकते हैं कि ये विशालकाय अजगर यहाँ पर देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि ग्रामीणों में इस वक्त दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, अजगर को वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों